हेलो एवरीवन। उम्मीद है घर पे आप पढ़ रहे होंगे और जो इम्पोर्टेंस स्टडी की वो आप समझ रहे होंगे। पिछले लेक्चर में हमने केवल इंट्रोडक्शन लिया था। आज हम लोग उससे आगे का पार्ट पढ़ेंगे। केमिस्ट्री में स्पेशली फिजिकल केमिस्ट्री में कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं और उन न्यूमेरिकल्स का सॉल्यूशन करते समय आप फॉर्मूले का यूज तो करते ही हैं, साथ ही साथ कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट्स की बात आप करते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू जब लिखते हैं तो उस न्यूमेरिकल वैल्यू को राउंडिंग ऑफ करके लिखते हैं। उसकी एक्यूरेट वैल्यू ना भी मिल पाए तो उसकी प्रिसाइज वैल्यू लिखने की कोशिश करते हैं। तो ये सारे जो टर्म्स हैं इनके बारे में जान लेना ज्यादा जरूरी है ताकि जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो उन न्यूमेरिकल्स के सॉल्यूशन में कोई हमारी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। आज जो हम पहला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारी फिजिकल क्वांटिटी। तो किसी भी साइंस में जब हम किसी चीज की स्टडी करते हैं और उस दौरान जो भी क्वांटिटीज यूज की जाती हैं साइंटिफिक मेजरमेंट्स के लिए, उन क्वांटिटीज को हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। फिर से एक बार, किसी भी साइंस में किसी भी ऑब्जर्वेशन के लिए या किसी भी साइंटिफिक कैलकुलेशंस के लिए, साइंटिफिक स्टडी के लिए जिन क्वांटिटीज का यूज करते हैं उसे हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो ऑल द क्वांटिटीज used in the study of scientific calculations, observations is called physical quantity। तो फिजिकल क्वांटिटी का मतलब हो गया साइंस में किसी भी ऑब्जर्वेशन की या कैलकुलेशन की स्टडी करने के लिए जो भी क्वांटिटीज यूज की जाएंगी उन क्वांटिटीज को फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। ये फिजिकल क्वांटिटीज दो तरीके की होगी। पहली है हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज और दूसरी है डेराइव्ड क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटी यानी वो क्वांटिटी जो किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, जबकि डेराइव्ड क्वांटिटी यानी वो क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंडेंट हो। बात अगर हम इनकी संख्या की करें तो फंडामेंटल क्वांटिटीज टोटल 7 + 2 होती हैं, यानी टोटल 9 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, जबकि बाकी की जितनी भी बची हुई फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो सारी की सारी डेराइव्ड क्वांटिटीज हैं। अब 7 + 2 में कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती, या कौन कौन सी ऐसी क्वांटिटीज हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। तो आइए एक एक को हम लेते हैं। पहली जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी है वो है हमारी लेंथ। लेंथ इंडिपेंडेंट होती है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती, इसलिए ये फंडामेंटल क्वांटिटी है। लेंथ को मेजर करने के लिए हम जो यूनिट होते हैं उस यूनिट में मीटर का इस्तेमाल करते हैं, यानी लेंथ की यूनिट है मीटर। यूनिट क्या है इसको थोड़ा सा पहले हम समझ लेते हैं। यूनिट का मतलब हो गया किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का तरीका। यानी जब हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं तो उस रिप्रेजेंटेशन के लिए जो सिंबल्स यूज किए जाएंगे उनको हम यूनिट कहेंगे। अब यूनिट भी कई तरीके की होती है, कई सिस्टम्स हैं यूनिट को मेजर करने के। सीजीएस सिस्टम है, एमकेएस सिस्टम है, एफपीएस सिस्टम है, एसआई सिस्टम है। नाम लिख करके एक बार कंफर्म कर लेते हैं। सीजीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम एंड एसआई सिस्टम। सीजीएस, एमकेएस या एफपीएस वो यूनिट्स के सिस्टम्स हैं जिनका यूज एक लिमिटेड एरिया में किया जाता है, जबकि एसआई यूनिट ऑल ओवर वर्ल्ड में एक रूप से या एक समान रूप से एक्सेप्टेड है। तो हम जो यहां बात करेंगे यूनिट्स की वो ऐसा यूनिट्स की बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं इन तीनों की कि ये तीनों हैं क्या। तो सीजीएस का मतलब हो गया सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड, यानी वो यूनिट जिसमें हम लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में मेजर करेंगे वो हमारा सीजीएस सिस्टम कहलाएगा। अगर हम लेंथ को मीटर में, किलोग्राम में मेजर करें हम मास को और सेकंड में मेजर करें हम टाइम को, तो वो हमारा एमकेएस सिस्टम होगा। जबकि फुट, पाउंड और सेकंड यानी लेंथ को फुट में,
वेट को यानी मास को पाउंड में और टाइम को अगर सेकंड में मेजर करते हैं तो उसे हम FPS सिस्टम कहेंगे। इन तीन के अलावा जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट है हमारी वो है SI यूनिट। तो हम जब यहाँ फिजिकल क्वांटिटीज लेंगे तो उस फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट के तौर पर हम SI यूनिट की बात करेंगे। तो यहाँ जो हमारी पहली फिजिकल क्वांटिटी है वो है लेंथ, और लेंथ का जो हमारा यूनिट है SI यूनिट वो है मीटर। लेंथ के बाद हमारी जो दूसरी फिजिकल यूनिट है, फिजिकल क्वांटिटी है, वो है मास। मास का हमारा SI यूनिट होता है किलोग्राम, और किलोग्राम को हम रिप्रेजेंट करते हैं केजी से। तीसरी यूनिट है हमारी टाइम। टाइम का SI यूनिट होता है सेकंड, और सेकंड को रिप्रेजेंट करते हैं SEC से। चौथी जो हमारी यूनिट है वो है, चौथी जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है वो है टेम्परेचर, और टेम्परेचर के रिप्रेजेंट करने के लिए जो यूनिट यूज की जाती है वो है केल्विन, रिप्रेजेंट करते हैं इसको कैपिटल K से। इसके बाद हमारी अगली जो फिजिकल क्वांटिटी है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, वो है हमारी इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट होता है, SI यूनिट होता है एम्पियर, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल A से। इलेक्ट्रिक करंट के बाद हमारा है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट होता है हमारा मोल, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम MOL, मोल से। और फिर लास्ट है हमारा ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है, इस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट होता है कैंडिला, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम CD से। तो हमारी जो मेन फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज है वो है लेंथ मीटर, मास किलोग्राम, टाइम सेकंड, टेम्परेचर केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, और फिर ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडिला। तो ये 7 हमारी मेन फंडामेंटल क्वांटिटीज है। इसके अलावा 2 और है फिजिकल क्वांटिटीज जिनको हम फंडामेंटल में स्टडी करते हैं। पहली है हमारी, आइए देखते हैं उसे भी हम। पहली जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी है वो है एंगल। इसका यूनिट होता है रेडियन, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं RA से। और दूसरी है हमारी सॉलिड एंगल, और इस सॉलिड एंगल का यूनिट होता है स्टेरेडियन, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम SRA से। यानी कुल मिलाकर के हमारे पास टोटल 7+2 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। इनके अलावा जितनी भी बची हुई फिजिकल क्वांटिटीज होंगी वो सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज डिराइव्ड क्वांटिटीज के अंतर्गत आएंगी। आइए लेते हैं हम। डिराइव्ड क्वांटिटी का मतलब हो गया वो फिजिकल क्वांटिटी जो डिपेंडेंट हो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर, उसे हम डिराइव्ड क्वांटिटी कहेंगे। कौन कौन सी और कैसे समझेंगे हम इसे, आइए लेते हैं एक एग्जांपल। अगर हम बात कर लें एरिया की, तो एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब इस एरिया के अगर हम फॉर्मूले में देखें तो लेंथ हमारी एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, ब्रेड्थ यानी लेंथ ही एक तरीके से हुई, ब्रेड्थ भी इसका मतलब कि एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। और ये दोनों के ऊपर यानी लेंथ और ब्रेड्थ के ऊपर डिपेंडेंट है हमारा एरिया। दैट मींस कि फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ और ब्रेड्थ के ऊपर डिपेंडेंट है एरिया, यानी एरिया हमारा डेराइव्ड क्वांटिटी है, बिकॉज लेंथ और ब्रेड्थ दोनों फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर ये डिपेंडेंट है। बात अगर इसके यूनिट की करें तो लेंथ का यूनिट होता है मीटर, ब्रेड्थ का यूनिट होता है मीटर, यानी मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, ये हमारा एरिया का यूनिट होगा। एक और एग्जांपल ले लीजिए। एरिया के अलावा अगर हम बात कर लें वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है हमारा लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अब इसमें अगर हम देखें तो लेंथ एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, ब्रेड्थ एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, और हाइट भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, और इन तीनों के ऊपर डिपेंडेंट है वॉल्यूम। दैट मींस कि वॉल्यूम एक डेराइव्ड क्वांटिटी होगी। बात अगर इसके यूनिट की करें तो लेंथ का यूनिट हो गया मीटर, ब्रेड्थ का यूनिट हो गया मीटर, और हाइट की भी यूनिट हो गई मीटर, तो इसका जो यूनिट होगा वो मीटर क्यूब होगा। तो
चूंकि लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों फंडामेंटल क्वांटिटी है और उसी के ऊपर डिपेंडेंट है हमारा वॉल्यूम, इसका मतलब कि हमारा वॉल्यूम एक डिराइव्ड क्वांटिटी होगी। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। एग्जांपल है हमारा डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास एक हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी है, वॉल्यूम अभी आपने देखा कि एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, क्योंकि ये तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट एक्चुअली वो एक ही है, लेकिन लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट पर डिपेंडेंट है, इसलिए वॉल्यूम एक डिराइव्ड क्वांटिटी थी। दैट मींस कि डेंसिटी इंडिपेंडेंट नहीं है, डेंसिटी डिपेंडेंट है, मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी और वॉल्यूम एक डिराइव्ड क्वांटिटी के ऊपर, इसलिए डेंसिटी अपने आप में एक डिराइव्ड क्वांटिटी होगी, क्योंकि ये मास और डेंसिटी के ऊपर डिपेंडेंट है। बात अगर इसके यूनिट की जाए तो मास का यूनिट होता है ऐसा यूनिट केजी और वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब, तो यूनिट हो गया हमारा केजी पर मीटर क्यूब। कुल मिलाकर के फंडामेंटल क्वांटिटीज का मतलब हो गया वो क्वांटिटीज जो किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, इंडिपेंडेंट हो, और जो फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंडेंट होगी या किसी भी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंडेंट होगी, उन सभी को हम डिराइव्ड क्वांटिटी कहेंगे। तो हमारे पास दो टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज हैं, फंडामेंटल और डिराइव्ड। आगे का जो हमारा टॉपिक है वो इन चीजों को समझने की कोशिश करेगा कि बाकी के जो हमारे यूनिट्स हैं फंडामेंटल या डिराइव्ड क्वांटिटीज के, उनके बीच रिलेशनशिप क्या है। कहने का मतलब क्या है, तो हमने अभी देखा कि लेंथ को मेजर करने के लिए हमारे पास बहुत सारे यूनिट्स हैं। सेंटीमीटर है, मीटर है, किलोमीटर है, हेक्टोमीटर है, इसके अलावा लाइट ईयर है, इसके अलावा नैनोमीटर है, इसके अलावा पिकोमीटर है। तो बहुत सारे यूनिट्स हैं हमारे पास जो केवल एक फिजिकल क्वांटिटी को डिटरमाइन करने में हेल्प करेंगे और वो है लेंथ। इसी तरीके से जितनी भी फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं उन सभी के मेजर करने के लिए हमारे पास बहुत सारे यूनिट्स हैं। अगर हम बात कर लेते हैं मास की, तो किलोग्राम है, ग्राम है, हेक्टोग्राम है, डेकाग्राम है, पाउंड है, तमाम बहुत सारे यूनिट्स हैं जिनके द्वारा हम मास को मेजर कर सकते हैं। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, चाहे वो फंडामेंटल हो चाहे वो डिराइव्ड हो, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट्स है। जाहिर सी बात है कि जब एक ही फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास बहुत सारी यूनिट्स हैं, तो उन सभी यूनिट्स के बीच कुछ ना कुछ रिलेशनशिप होगा। रिलेशनशिप का मतलब, जैसे मान लीजिए कि हम लिखते हैं कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। इसका मतलब कि ये एक रिलेशनशिप हो गया किलोमीटर और मीटर के बीच। अगर हम लिखते हैं कि 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर, इसका मतलब हो गया कि ये रिलेशनशिप है नैनोमीटर और मीटर के बीच। इसी तरीके से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के जितने भी यूनिट्स हैं उन सब के बीच कुछ ना कुछ इंटर रिलेशनशिप होता है। आपका काम यहां यह है कि आप अपनी बुक्स की हेल्प लेंगे और जितने भी फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटीज के यूनिट्स आपकी बुक में मिलेंगे उन सभी यूनिट्स के बीच इंटर रिलेशनशिप्स आप ढूंढेंगे, लिखेंगे और फिर उन्हें याद करेंगे। केवल और केवल एक जो यहां इंपॉर्टेंट है आपके लिए, केवल उस फिजिकल क्वांटिटी के 3 यूनिट्स और उनके बीच रिलेशनशिप की हम यहां स्टडी करने वाले हैं। वो यूनिट है, वो फिजिकल क्वांटिटी है हमारी टेम्परेचर। टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास 3 यूनिट्स हैं। एसआई यूनिट हो गई हमारी केल्विन, इसके अलावा 2 और यूनिट्स हम स्टडी करेंगे, वो है डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड। अगर इन तीनों के बीच रिलेशनशिप की बात करें तो इन तीनों के बीच में एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है ये देखते हैं। हमारी अगली जो फंडामेंटल क्वांटिटी है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम केल्विन में रिप्रेजेंट करते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड में रिप्रेजेंट करते हैं और डिग्री फ़ारेनहाइट में रिप्रेजेंट करते हैं। केल्विन हमारी एसआई यूनिट है। इस एसआई यूनिट का बाकी की दोनों यूनिट्स के साथ एक रिलेशनशिप है। क्या रिलेशनशिप है आइए देखते हैं। अगर हमें केल्विन को
डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो हमारे पास एक रिलेशन है 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 273.15 केल्विन। यानी अगर हम डिग्री सेंटीग्रेड को कन्वर्ट करना चाहते हैं केल्विन में तो हमारे पास रिलेशन होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 273.15 केल्विन। यानी अगर हम किसी भी डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर को केल्विन में बदलना चाहते हैं तो हम उसमें 273.15 ऐड कर देंगे। जैसे अगर हमारे पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड है तो इसे अगर कन्वर्ट करना होगा केल्विन के फॉर्म में तो हम 273.15 ऐड कर देंगे 100 में, तो ये हमारी वैल्यू केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो एक बार और डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास तरीका है कि हम डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू में या टेम्परेचर में हम 273.15 ऐड कर देते हैं। दूसरा जो हमारा रिलेशनशिप है वो है डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट के बीच में। क्या रिलेशन है आइए लेते हैं। तो अगर हमें डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट को एक दूसरे में कन्वर्ट करना होगा, यानी डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में और फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में, तो हमारे पास रिलेशन है F - 32 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू C/5। यानी अगर हम डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में और फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करेंगे तो हम किस रिलेशन का यूज करेंगे। एक एग्जांपल, मान लीजिए हमारे पास एक डेटा है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब इस 100 डिग्री सेंटीग्रेड को डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना होगा तो कैसे करेंगे। तो आपको बस करना यह है कि डिग्री सेंटीग्रेड में की जो वैल्यू है उसको C की जगह पे पुट करके और सॉल्व कर लेना है, आपकी फ़ारेनहाइट में वैल्यू आ जाएगी। यानी हमारा फॉर्मूला हो जाएगा F - 32 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू 100/5। इस रिलेशन को अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो ये जो वैल्यू आएगी वो हमारी डिग्री फ़ारेनहाइट में वैल्यू आएगी। कुल मिलाकर के हम टेम्परेचर के केल्विन, डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट के बीच दो तरीके से रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। पहला तरीका है डिग्री सेंटीग्रेड को अगर केल्विन में कन्वर्ट करना है तो उसमें 273.15 ऐड कर देंगे, और अगर डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट में रिलेशन हमें देखना है तो हमारे पास रिलेशन होगा F - 32/9 इज इक्वल टू C/5। एक बात का हमेशा ध्यान रखेंगे यहां, और वो ये कि जब भी आप टेम्परेचर के यूनिट्स लिखेंगे तो केल्विन में कोई भी सब्सक्रिप्ट, कोई भी पावर यूज नहीं करेंगे, जबकि फ़ारेनहाइट और डिग्री और सेंटीग्रेड को अगर लिखेंगे तो उसमें हम डिग्री ऐड करते हैं। यानी केल्विन सिर्फ केल्विन होगा, जबकि सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट में लिखे जाएंगे। क्लियर है। आपके पास टास्क है आज का कि जितने भी बाकी की फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं उन सभी का यूनिट ढूंढिए, उन सभी के यूनिट्स का डिफरेंट यूनिट्स के बीच का रिलेशनशिप ढूंढिए, उन्हें कॉपी पे नोट डाउन करिए और फिर आप उन्हें याद करिए ताकि बाकी आगे जो न्यूमेरिकल्स किए जा सके उन सभी न्यूमेरिकल्स में आप उन सभी यूनिट्स का यूज कर पाए। चलिए नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक है वो है प्रिसाइज एंड एक्यूरेसी का। क्या है ये वो समझते हैं। मान लीजिए आपसे क्लास में एक कोई क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया गया, आपने उस क्वेश्चन को सॉल्व किया। क्वेश्चन के सॉल्व करने के बाद आपका आंसर जो भी आए वो एक्चुअल आंसर से थोड़ा बहुत वैरी करे। सपोज आपने कोई ऑब्जर्वेशन का कैलकुलेशन किया, वो कैलकुलेशन की वैल्यू आ गई 23.56 और बुक में जो आंसर दिया गया है या उसका जो एक्चुअल एक्यूरेट आंसर है वो आपको दिया गया है 23.6। तो जब आप इसे मैच करते हैं तो आप ये देखते हैं कि लगभग दोनों वैल्यू सेम है, लेकिन अगर एक्यूरेट वैल्यू 23.6 है और आपकी वैल्यू 0.56 आ रही है तो क्या कभी आपने सोचा कि ये डिफरेंस आखिर 0.04 का क्यों आ रहा है। बस इसी डिफरेंस को समझने के लिए या इस डिफरेंस को कैसे हम दूर करें, हम 3 टॉपिक्स की स्टडी करते हैं।
प्रिसाइज एंड एक्यूरेसी, राउंडिंग ऑफ और सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर तीनों को हम समझ लें तो हमारे आंसर्स में जो वेरिएशंस आते हैं वो वेरिएशंस आने बंद हो जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम प्रिसाइज एंड एक्यूरेसी। नाम से ही कंफर्म है, प्रिसाइज का मतलब किसी भी ऑब्जर्वेशन के कैलकुलेशन का एक प्रिसाइज वैल्यू, और एक्यूरेसी का मतलब एकदम एक्यूरेट वैल्यू। मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज इस चौक की जो टोटल लेंथ है वो हमें पता है पहले से, हमने इसकी वैल्यू को नोट डाउन कर लिया। इसकी वैल्यू है 2.5 सेंटीमीटर। हमारे पास एक चौक है, इस चौक की लेंथ है 2.5 सेंटीमीटर। अब हम अगर इसे 4 अलग अलग स्टूडेंट्स को मेजर करने के लिए दे देते हैं कि आप इसकी लेंथ फाइंड करिए, तो इस चौक की लेंथ डिपेंड करेगी उन चारों बच्चों की स्किल के ऊपर और साथ ही साथ उन चारों बच्चों के द्वारा यूज किए गए इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी के ऊपर। सपोज किसी बच्चे का जो मेजरिंग स्केल है उसके वो उतना एक्यूरेट ना हो, पुराना हो, सामने से उसका कुछ हिस्सा टूट गया हो, तो जाहिर सी बात है कि उसकी एक्यूरेट वैल्यू नहीं निकाल पाएगा। इसके अलावा हो सकता है किसी बच्चे का ऑब्जर्वेशन स्किल बहुत बढ़िया हो, किसी बच्चे का ऑब्जर्वेशन स्किल बहुत बढ़िया ना हो। तो जाहिर सी बात है कि अगर 4 स्टूडेंट्स को देंगे और चारों से हम ऑब्जर्वेशन वैल्यू देने के लिए कहेंगे तो कंफर्म है कि उन चारों के द्वारा अलग अलग वैल्यूज आएंगे। चारों के द्वारा अगर हम 4 अलग अलग डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस निकलवाने के लिए कहें तो हर बार यह जरूरी नहीं है कि एक ही बच्चे के द्वारा निकाला गया सारा ऑब्जर्वेशन एकदम एक्यूरेट हो सकता है कि 2 वैल्यूज एक्यूरेट हो, 3 वैल्यूज एक्यूरेट हो सकता है चारों भी एक्यूरेट हो, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि हर ऑब्जर्वेशन की वैल्यू एक दूसरे के इक्वल है। तो अब हम यहां से पकड़ने की कोशिश करेंगे प्रिसाइज और एक्यूरेसी को। एक्यूरेसी का मतलब हो गया कि जितने भी ऑब्जर्वेशंस किए जाएंगे उन सभी का ऑब्जर्वेशन का जो एवरेज होगा वो हमारे अगर रियल वैल्यू के इक्वल होता है तो हम कहेंगे कि वैल्यू एक्यूरेट है, इसे एक्यूरेसी कहेंगे। सपोज अगर सभी ऑब्जर्वेशंस का जो एवरेज वैल्यू है वो एवरेज वैल्यू 2.5 के इक्वल आ जाता है तो हम कहेंगे कि जो भी वैल्यू आई है वो एकदम एक्यूरेट वैल्यू है। लेकिन अगर हम सभी ऑब्जर्वेशंस की एक एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करें और हर ऑब्जर्वेशन लगभग आपस में इक्वल हो लेकिन उनका एवरेज एक्यूरेट वैल्यू के इक्वल ना आए, साथ ही साथ उनका जो एवरेज वैल्यू है वो इसके नियरेस्ट आए, तो हम कहेंगे कि वो एक प्रिसाइज वैल्यू है। फिर से एक बार, जितने भी ऑब्जर्वेशंस लिए जाएंगे उन सभी ऑब्जर्वेशंस का अगर हम एवरेज वैल्यू निकालें और वो एवरेज वैल्यू एग्जैक्टली आती हो 2.5 के इक्वल, तो हम कहेंगे कि ये वैल्यू एक्यूरेट वैल्यू है। लेकिन अगर हम सभी ऑब्जर्वेशंस को अगर चेक करें और ये पाएं कि सभी ऑब्जर्वेशंस की वैल्यू नियरली सेम है लेकिन उनका एवरेज एग्जैक्ट वैल्यू एक्यूरेट वैल्यू के इक्वल नहीं है, तो हम मान लेंगे कि वो एक प्रिसाइज वैल्यू है। तो हमारे यहां कैलकुलेशंस में हम जो एक्यूरेट वैल्यू है उसके अलावा प्रिसाइज वैल्यू को भी इंपॉर्टेंस देते हैं। तो इस तरीके से प्रिसाइज और एक्यूरेसी का मतलब हो गया कि अगर किसी ऑब्जर्वेशन का एग्जैक्ट वैल्यू आता है तो एक्यूरेट वैल्यू है और नियरेस्ट वैल्यू आती है, ओवरऑल अगर देखा जाए, जनरली देखा जाए, तो जो नियरेस्ट वैल्यू आएगी वो हमारी प्रिसाइज वैल्यू होगी। यूज कैसे करेंगे इसका हम? तो यूज करने के लिए 2 और टर्म हमें जानने जरूरी है। पहला टर्म है हमारा सिग्निफिकेंट फिगर और दूसरा है हमारा राउंडिंग ऑफ। पहले बात करेंगे हम सिग्निफिकेंट फिगर की। सिग्निफिकेंट फिगर को हम सिग्निफिकेंट नंबर भी कहते हैं। किसी भी दिए गए नंबर में, किसी भी दिए गए डेटा में जितने भी काउंटेबल नंबर्स होंगे उन सभी काउंटेबल नंबर्स को हम उस नंबर का सिग्निफिकेंट फिगर या सिग्निफिकेंट नंबर कहेंगे। फिर से एक बार, किसी भी दिए गए नंबर के अंदर मौजूद
जितने भी काउंटेबल डिजिट्स होंगे उन सभी काउंटेबल डिजिट्स को उस पर्टिकुलर नंबर का हम सिग्निफिकेंट फिगर करेंगे। एक एग्जांपल, अगर मान लीजिए हमारे पास वैल्यू दी गई है 2.5, इस 2.5 की वैल्यू में हमारे पास केवल दो काउंटेबल डिजिट्स हैं, फर्स्ट इज 2 एंड सेकंड इज 5। इस तरीके से इस 2.5 का जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो होगा 2। अगर हम लिख लेते हैं 2.3035, दैट मींस इसके अंदर टोटल 1 2 3 4 एंड 5 टोटल 5 डिजिट्स हैं काउंटेबल, दैट्स व्हाई इस नंबर के अंदर जो सिग्निफिकेंट फिगर्स की संख्या होगी वो 5 होगी। हम कैसे पता करें कि किस नंबर के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स की संख्या कितनी है? तो उसके लिए कुछ पर्टिकुलर रूल्स बनाए गए हैं, उन रूल्स को आपको समझना ज्यादा जरूरी है। आइए लेते हैं एक एक रूल को। पहला रूल कहता है हमारा कि अगर हमारे कोई भी नंबर दिए गए हैं तो उन नंबर्स में अगर 0 का यूज नहीं हुआ है तो जितने भी डेसिमल से पहले और डेसिमल के बाद नंबर होंगे, डिजिट्स होंगे, वो सारे हमारे सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हम 2.5 लेते हैं तो यहां सिग्निफिकेंट फिगर्स है 2। अगर हम लेते हैं 36.375 तो यहां हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स है 5। यानी कोई भी नंबर दिया गया है उसमें डेसिमल से पहले या बाद कितने भी डिजिट हैं वो सारे के सारे हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होंगे। लेकिन अगर 0 इंक्लूड हो जाता है उस नंबर में तब तो फिर उसके आधार पर हम दो चीजें उसमें से चेक करेंगे। पहला, क्या 0 से पहले कोई भी नॉन जीरो नंबर है क्या? आइए देखते हैं कैसे। रूल है हमारा कि अगर किसी भी नंबर में स्टार्टिंग किसी नॉन जीरो नंबर से हुई हो और उस नॉन जीरो नंबर के बाद चाहे जितने भी जीरो हमारे लिए यूज किए जाएं तो उन सभी जीरोज को भी हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे। यानी हमारे पास नंबर है 30.005, यहां हमारे जो सिग्निफिकेंट फिगर्स की संख्या होगी वो होगी 5। अगर हम लिख लेते हैं कि 3.620, हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स की संख्या होगी 4। यानी किसी भी नंबर की अगर शुरुआत किसी नॉन जीरो नंबर से होगी तो उस नंबर में जितने भी जीरोज होंगे वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होंगे। लेकिन अगर कोई नंबर ऐसा हो जिसमें शुरुआत ही 0 हो तो उस कंडीशन में हम उस 0 को काउंट नहीं करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर में। जैसे कि हमारे पास एक नंबर है 0.02, तो इसमें केवल और केवल एक सिग्निफिकेंट नंबर है क्योंकि 2 से पहले 2 हमारे पास जीरोज है। तो अगर शुरुआत 0 से होती है तो हम उन जीरोज को किसी भी तरीके से सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे। 0 के अलावा हमारे पास जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगे उनको काउंट करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि नंबर हमारा दिया गया हो 0.0203 तो इस केस में हमारा जो नॉन जीरो नंबर के बाद का 0 है वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। यानी यहां हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स की संख्या है 3। कहने का मतलब अगर शुरुआत केवल 0 नंबर से होती है तो उसे काउंट नहीं करेंगे, बाकी अगर किसी नॉन जीरो के बाद कोई 0 आता है तो उसे काउंट करेंगे। क्लियर है? अगला रूल हमारा कहता है कि अगर कोई नंबर इस तरीके से लिखा गया हो जिसमें साइंटिफिक नोटेशन के टर्म में लिखा गया हो, कहने का मतलब कि n into 10 to the power n के फॉर्म में लिखा गया हो, तो वहां 10 to the power n को हम काउंट नहीं करते हैं सिग्निफिकेंट नंबर्स के फॉर्म में। फॉर एग्जांपल, अगर वैल्यू दी गई है हमारी 2.3 into 10 to the power 6, दैट मींस कि ये नंबर हमारे पास होगा 2.3। इसको हम काउंट नहीं करेंगे सिग्निफिकेंट नंबर में, यानी यहां हमारे सिग्निफिकेंट नंबर्स की संख्या होगी 2। एक एग्जांपल और, अगर हम लिख लेते हैं 3.1 into 10 to the power 2 तो यहां हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स की संख्या हो जाएगी 2। लेकिन अगर हम इसी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन से हटा करके एक्चुअल नंबर लिख लें, यानी 3.1 और उसके बाद हमारे पास into 10 to the power 2 है, दैट मींस कि हमारे सामने एक 0 और इंक्लूड हो जाएगा, तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 310.0
0, तो इस केस में हमारे पास जो सिग्निफिकेंट फिगर्स की संख्या हो जाएगी वो 4 हो जाएगी। अगर हम केवल 3 1 0 लिखते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर्स की संख्या हो जाएगी 3। कहने का मतलब कि किसी भी साइंटिफिक नोटेशन में यूज किया गया 10 टू द पावर n हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होगा। अगर किसी भी फिक्स्ड वैल्यू में जितने भी नंबर होंगे, अगला रूल है हमारा कि अगर कोई नंबर ऐसा दिया गया हो जो कि फिक्स्ड होगा तो वहां सिग्निफिकेंट फिगर्स की संख्या फाइनाइट होगी, लेकिन अगर फिक्स्ड नहीं होगा तो वो इनफाइनाइट होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लिख लेते हैं, अगर हम लिख ले केवल 12, तो हमारे पास इसमें इस नंबर को 0.00 लिखने के ऑप्शंस हैं। दैट मीन्स कि इसकी वैल्यू इनफाइनाइट तक जा सकती है, यानी यहां सिग्निफिकेंट फिगर्स की जो संख्या होगी वो इनफाइनाइट लिखी जाएगी। लेकिन अगर हम लिखते हैं 1 डजन बनाना, तो यहां हमारी वैल्यू फिक्स्ड हो गई, क्योंकि 1 डजन मीन्स केवल 12 बनानास होंगे। तो यहां जब ऑब्जेक्ट की क्वांटिटी फिक्स्ड हो गई तो इस नंबर का जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो भी फिक्स्ड हो जाएगा, यानी सिग्निफिकेंट फिगर्स की संख्या होगी 2। कुल मिलाकर के सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे आंसर्स के जो एक्यूरेसी है उसमें हेल्प करेंगे। तो हम जब एग्जांपल लेंगे तो फिर जानेंगे कि एक्यूरेसी में कैसे हेल्प करता है हमारा सिग्निफिकेंट नंबर। अगला जो हमारा है वो है साइंटिफिक नोटेशन। किसी भी नंबर को, अगला जो टॉपिक है वो है साइंटिफिक नोटेशन। किसी भी नंबर को अगर हम n into 10 to the power n के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो उसे हम कहेंगे साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर 100 है तो हम इसे लिख सकते हैं 1.00 into 10 to the power 2। तो ये 100 को लिखने का तरीका है साइंटिफिक नोटेशन में। आपने पढ़ा है कि जब भी हम डेसिमल को राइट साइड में प्लेस करते हैं, राइट साइड में शिफ्ट करते हैं, तो 10 का पावर पॉजिटिवली इंक्रीज करते हैं, लेकिन अगर लेफ्ट साइड में शिफ्ट करते हैं तो निगेटिवली पावर इंक्रीज करेंगे। साइंटिफिक नोटेशन के अलावा एक और चीज है जिसे हमें जानना है, और वो है हमारी राउंडिंग ऑफ। ये 3 चीजें, यानी एक्यूरेसी एंड प्रिसाइज एंड एक्यूरेसी, राउंडिंग ऑफ, साइंटिफिक नोटेशन, और फिर हमारा ये टॉपिक्स जो है वो हमारी सॉल्यूशंस में, न्यूमेरिकल्स के सॉल्यूशन में हेल्प करने वाले हैं। आइए लेते हैं हम राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ का मतलब हो गया किसी भी वैल्यू को, एक्यूरेट वैल्यू को प्रिसाइज वैल्यू में कन्वर्ट करना। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास वैल्यू है 2.56 तो हम इसे लिख सकते हैं 2.6। अब ये 2.56 को हम 2.6 कैसे लिख सकते हैं, तो इसके लिए हमारे पास 3 रूल्स हैं। तीनों रूल्स क्या है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। पहला रूल है, अगर हम किसी नंबर को राउंडिंग ऑफ करते हैं तो राउंडिंग ऑफ करते समय हम जिस नंबर को रिप्लेस करने वाले हैं, अगर उसकी वैल्यू 5 से लेस है तो उसके पहले वाले वैल्यू में हम कुछ भी चेंजिंग नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1, अगर 2.5612 है वैल्यू, और हम चाहते हैं कि इसको केवल डेसिमल के 2 प्लेस तक लिखें, तो जाहिर सी बात है यहां 1, 2 और 3 को हमें रिप्लेस करना होगा। तो चूंकि हम जब इसे रिप्लेस करेंगे तो 6 के बाद केवल 1 है, तो जाहिर सी बात है कि हमारी वैल्यू पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा और इसकी वैल्यू हम लिखेंगे 2.56। अगर रूल नंबर 2, अगर इसी में हम इस वैल्यू को चेंज करके लिखें, फॉर एग्जांपल हम इसे लिख देते हैं 2.56, यहां लिखते हैं हम 5, यहां लिखते हैं हम 7, और यहां लिखते हैं हम, सॉरी 5 नहीं, सपोज हम यहां लिख लेते हैं, चलिए 5, 6, हमने एक नंबर लिखा और हम चाहते हैं कि डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक इसे हम राउंडिंग ऑफ करें। तो हमें क्या करना है, तो राउंडिंग ऑफ करने के लिए हम करेंगे कि इस
5 और 6 को रिप्लेस करेंगे। तो रिप्लेस करते समय हम डायरेक्टली 5 और 6 दोनों को एक साथ नहीं हटाते, हम क्या करते हैं, पहले 6 को हटाएंगे। अगर हम 6 को रिप्लेस कर रहे हैं तो चूंकि इसकी वैल्यू जिसको रिप्लेस किया जा रहा है वो 5 से अधिक है, इसलिए हम क्या करेंगे, उसके पहले वाले नंबर में एक ऐड कर देंगे। यानी आप इस वैल्यू को पहले लिखेंगे 2.566, क्योंकि आपने जब 6 को रिप्लेस किया तो ये वैल्यू 5 से अधिक है, तो हमने इसमें 1 ऐड कर दिया, तो वैल्यू हो गई 2.566। अब आपको केवल चाहिए 2 प्लेस, तो इस 6 को भी रिप्लेस करेंगे। तो क्या करेंगे, 6 है चूंकि और ये 5 से अधिक है, इसलिए इसके पहले वाले नंबर में 1 ऐड करेंगे, यानी 2.57, ये इसकी हमारी वैल्यू आएगी। तो कहने का मतलब कि अगर 2 या 2 से अधिक नंबर्स हैं रिप्लेस करने के लिए, तो पहले ये चेक कर लीजिए कि क्या उनमें से कोई भी एक या एक से अधिक वैल्यू 5 या 5 से ग्रेटर तो नहीं है। अगर है तो फिर एक एक को रिप्लेस करिए, और अगर नहीं है तो एक ही साथ सबको रिप्लेस किया जा सकता है। क्लियर है? अगला जो रूल है हमारा राउंडिंग ऑफ का, वो ये कि अगर रिप्लेस जिस नंबर को आप कर रहे हैं वो एग्जैक्टली 5, तब तो अगर एग्जैक्टली 5 है तो उसके पहले वाले नंबर को हम देखते हैं कि क्या वो ऑड है या फिर इवन है। कैसे, आइए देखते हैं। अगर दिया गया हो 535 और हम चाहते हैं एक और नंबर ले लें हम 2.545, पहले इस नंबर को हम देखते हैं। अगर हम चाहते हैं कि डेसिमल के बाद केवल 2 प्लेस तक ही हम नंबर्स रखें, तो हमें 5 को रिप्लेस करना होगा। चूंकि ये 5 एग्जैक्टली 5 है, इसलिए हम इस नंबर को देखेंगे क्या ये नंबर ऑड है या इवन है। अगर यह नंबर ऑड है तो फिर हम इसमें 1 ऐड करेंगे, यानी 2.54 लिखेंगे। लेकिन यहां पर अगर देखें तो यहां इस नंबर को अगर आप हटाएं, रिप्लेस करें, तो इसके पहले वाला नंबर एक इवन नंबर है, इसलिए इसमें कोई नंबर ऐड नहीं होगा और इसे हम एग्जैक्टली 2.54 लिखेंगे। यानी कहने का मतलब हो गया कि अगर रूल नंबर 1, अगर आप कि जिस नंबर को रिप्लेस कर रहे हैं उसकी वैल्यू 5 से कम है, तो आप उससे पहले वाले नंबर में कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। नंबर 2, अगर 5 से ज्यादा है तो आप उससे पहले वाले नंबर में 1 ऐड करेंगे। रूल नंबर 3, अगर एग्जैक्टली 5 है तो हम देखेंगे कि वो ऑड है, उससे पहले वाला नंबर ऑड है या इवन है। अगर ऑड नंबर होगा तो 1 ऐड करेंगे, और अगर इवन नंबर होगा तो हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। क्लियर? अब इन सब का हम एक्यूमुलेटिव यूज कैसे करें हम, यानी प्रिसाइज एंड एक्यूरेसी का, राउंडिंग ऑफ का, साइंटिफिक नोटेशन का हम यूज कैसे करें। तो एक एग्जांपल लेंगे और बाकी के एग्जांपल्स आप स्वयं सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उसी बेसिस पर हम समझने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं। अगर एडिशन करना हो या फिर सब्ट्रैक्शन करना हो, तो रूल है हमारा, जैसे मान लीजिए कि हमें 3 नंबर्स दे दिए गए 2.5, 6.305 और 7.52, और इन तीनों को हमें ऐड करना है। ऐड अगर करते हैं तो वैल्यू आएगी 2, 3, 16.325 वैल्यू होगी। लेकिन आंसर इसका क्या लिखेंगे हम? तो आंसर हम लिखेंगे 16.3 ओनली। ऐसा क्यों कि हम 16.3 लिखेंगे? तो रूल है कि अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो जितने भी नंबर्स यूज हुए होंगे उन सभी नंबर्स में ये देखते हैं कि डेसिमल के बाद किस नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर्स की संख्या सबसे कम है। तो अगर हम देखें तो पहले वाले में डेसिमल के बाद सिग्निफिकेंट फिगर है 1, इसमें डेसिमल के बाद सिग्निफिकेंट फिगर्स है 3, और इसमें डेसिमल के बाद सिग्निफिकेंट फिगर्स है 2। तो चूंकि इस वाले नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर्स की संख्या है 1 डेसिमल के बाद, इसलिए हमारे आंसर में भी डेसिमल के बाद केवल एक सिग्निफिकेंट फिगर्स रखे जाएंगे। तो वैल्यू थी हमारी 325, दैट मींस हमें यहां तक रिप्लेस करना है। तो अगर हम 5 को रिप्लेस करेंगे तो इस 2 के ऊपर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि ये एक इवन नंबर है, और जब इवन नंबर हो तो उसमें कुछ भी ऐड नहीं करते।
तो ये 2 का 2 रह जाएगा। जब 2 को रिप्लेस करेंगे तो चूंकि इसकी वैल्यू 5 से लेस है, इसलिए हम इसमें इस पहले वाले नंबर में कोई भी नंबर ऐड नहीं करेंगे, तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 16.3। लेकिन अगर हमारा दिया गया कैलकुलेशन डिवीजन या फिर मल्टीप्लिकेशन का हो, तब तो उस केस में जो हमारी मोस्ट प्रिसाइज वैल्यू होती है, उस मोस्ट प्रिसाइज वैल्यू को आंसर के रूप में लिखते हैं। फिर से एक बार, अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना हो तो उस केस में हमारा जो आंसर लिखा जाएगा, उस आंसर में डेसिमल के बाद उतने ही डिजिट रखे जाते हैं जितना हमारे दिए गए सभी नंबर्स में से सबसे कम, डेसिमल के बाद सबसे कम सिग्निफिकेंट नंबर वाला नंबर हो। फिर से एक बार, अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो आंसर में डेसिमल के बाद उतना ही नंबर रखेंगे जितना सभी नंबर्स के डेसिमल के बाद सबसे लीस्ट नंबर हो सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में। लेकिन अगर यही मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन होगा तो उस केस में जो हमारी सबसे मोस्ट प्रिसाइज वैल्यू होगी, उस मोस्ट प्रिसाइज वैल्यू को आंसर के रूप में लिखेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली न्यूमेरिकल्स के सॉल्यूशन के ऊपर बेस्ड था, जिसमें हमने फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटीज, उनकी यूनिट्स और उन यूनिट्स के रिलेशनशिप के बारे में पढ़ा। इसके बाद हमने राउंडिंग ऑफ, साइंटिफिक नोटेशन और प्रिसाइज और एक्यूरेसी के बारे में पढ़ा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगले चैप्टर में, अगले लेक्चर में हम लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ेंगे।